श्रीमती इंदु कौशल, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर। आज का मेरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट अपेक्स। यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस से है। आज मैं आपको रूट अपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन या संगठन से संबंधित कॉन्सेप्ट या सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी पौधे की जड़ में पूर्ण विकास पर किस प्रकार की रचनाएं दिखाई देती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में पार्ट्स ऑफ रूट देख सकते हैं। जैसे एक जो रूट होती है उस रूट में 5 रीजन होते हैं। रूट कैप रीजन होता है, ग्रोइंग रीजन होती है, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, रूट हेयर जोन और परमानेंट रीजन या इसे मैचुरेशन जोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो रूट है, इस रूट के सबसे अग्र भाग में रूट कैप रीजन होता है। यह टोपीनुमा संरचना होती है, इसलिए इसे रूट कैप या मूल टोप कहा जाता है। और जो कैलिप्ट्रोजन नामक मैरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। मेन जो रूट कैप होती है उसका कार्य रूट अपेक्स की रक्षा करना होता है। दूसरा है ग्रोइंग रीजन। तो इस रूट कैप के जस्ट ऊपर की ओर का जो भाग होता है ग्रोइंग रीजन होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, इन्हीं के द्वारा जड़ की वृद्धि होती है। तीसरा है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। तो जस्ट जो ग्रोइंग रीजन होता है उस रीजन के ऊपर का पोर्शन रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन होता है। इसकी कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं, जड़ों की लंबाई बढ़ने में इसी का योगदान होता है। चौथा है रूट हेयर जोन। तो रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन के ऊपर की ओर रूट हेयर जोन होता है। इस जोन में बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, इसलिए इस जोन को पिलीफेरस लेयर या राइजोडर्मिस भी कहा जाता है। ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो अल्पजीवी होते हैं और प्रत्येक 10 से 15 दिनों में नए रूट हेयर्स उत्पन्न होते हैं। पांचवा है परमानेंट रीजन या इसे मैचुरेशन जोन भी कहा जाता है। यह जड़ का सबसे मैच्योर भाग होता है, प्रौढ़ भाग होता है। इसमें रूट हेयर्स नहीं होते। जड़ों का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र का बना होता है। यह भाग रूट हेयर जोन के पीछे स्थित होता है। इस रीजन से जड़ों की अनेक शाखाएं निकलती हैं जो पौधे को भूमि में स्थिरता प्रदान करती है। यहाँ पे एक और डायग्राम बना हुआ है जो कि एलएस ऑफ रूट अपेक्स है। यदि किसी रूट के अपेक्स या शीर्ष भाग का हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं और उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उस रूट अपेक्स में हमें सबसे नीचे की ओर रूट कैप दिखाई देता है और यहाँ पे ये अपाइकल मेरिस्टेम है। तो ये जो अपाइकल मेरिस्टेम होता है उसी के द्वारा विभिन्न प्रकार की आंतरिक ऊतकों का निर्माण रूट में होता है। जैसे ये जो एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, वैस्कुलर बंडल है, इन सभी का निर्माण इन्हीं अपाइकल मेरिस्टेम की सेल से होता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट अपेक्स। प्राथमिक जड़ों के अपेक्स की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक होती हैं तथा इनमें विभाजन की क्षमता एम्ब्रियोनल रेडिकल के निर्माण से ही प्रारंभ हो जाती है। रूट के अपाइकल मेरिस्टेम की सेल्स सामान्यतः बड़े केंद्रक वाली होती हैं तथा इनमें साइटोप्लाज्म भी घना पाया जाता है। यह प्रायः अंडाकार या पॉलीगोनल आकृति वाली होती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मेरिस्टेम की सेल वॉल पतली तथा एक समान होती है। इन ऊतकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनकी कोशिकाओं में रिक्तिकाएं या तो छोटी छोटी होती हैं या इनका अभाव होता है। इनकी विभाजन सक्रियता के फलस्वरूप ही परिपक्व रूट की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। रूट अपेक्स क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः परिपक्व कोशिकाओं से निर्मित रूट कैप से ढका हुआ होता है। यह रूट कैप डाइकॉट प्लांट्स में डर्मेटोकैलिप्ट्रोजन से तथा मोनोकॉट प्लांट में कैलिप्ट्रोजन से विकसित होता है। रूट के अपाइकल मेरिस्टेम से ही एक्सिस की ओर की कोशिकाएं बनती हैं। साथ ही साथ इसी से रूट कैप की आरंभिक कोशिकाएं भी विभेदित होती हैं। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा वैस्कुलर सिलेंडर की बनी 3 मुख्य टिश्यू सिस्टम रूट अपेक्स रीजन के पीछे की ओर स्थित होते हैं। इस रूट अपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित संरचना और संगठन को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से पहला है अपाइकल सेल थ्योरी। अपाइकल सेल थ्योरी
हाफ मिस्टर एम नागेली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक टेट्राहाइड्रल अपाइकल सेल जो होती है उसी के द्वारा रूट के विभिन्न उत्तकों का निर्माण होता है। यह टेट्राहेड्रल अपाइकल सेल 3 तलों में डिवाइड होकर के रूट्स के विभिन्न उत्तकों का निर्माण करती है। इस कोशिका के आधारी तल में विभाजन के फलस्वरूप रूट कैप का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रूट अपेक्स है। इस रूट अपेक्स में ये एक अपाइकल टेट्राहेड्रल सेल है और यही सेल डिवाइड होकर के रूट के विभिन्न उत्तकों का निर्माण करती है। यह कोशिका इस तरफ की ओर, इधर की ओर और नीचे की ओर डिवाइड होकर के उत्तकों का निर्माण करती है। नीचे की ओर ये रूट कैप का निर्माण करती है। इस प्रकार यह जो सिद्धांत है कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे पॉलीपोडिएसी अर्थात फर्न, ऑफियोग्लोसेसी तथा इक्विसिटेसी, एजोलेसी के कुछ मेंबर्स के लिए तो मान्य है, क्योंकि इनमें ही जो रूट के विभिन्न टिश्यू होते हैं या उनसे संबंधित रीजन का डिफरेंशिएशन और निर्माण केवल एक सिंगल अपाइकल सेल की एक्टिविटी से होता है। लेकिन यह सिद्धांत फैनरोगैम्स या सीड प्लांट्स या स्पर्मेटोफाइट्स के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि इनके रूट अपेक्स में मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स का ग्रुप होता है और इन्हीं ग्रुप्स की एक्टिविटी से वृद्धि तथा अन्य उत्तकों का निर्माण होता है। दूसरा है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हैंस्टीन के अनुसार जिस प्रकार से सूट अपेक्स में 3 लेयर होते हैं, उसी प्रकार से रूट अपेक्स का मेरिस्टेम भी 3 स्तरों का बना हुआ होता है: डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। यहाँ जो डर्मेटोजन होती है उससे एपिब्लेमा या कैलिप्टोजन का निर्माण होता है, पेरिब्लेम से कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, प्लीरोम से स्टील, ग्राउंड टिश्यू, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे, पित्त का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये जो हिस्टोजन थ्योरी होती है, इस थ्योरी के अनुसार सबसे जो रूट अपेक्स होता है उसमें सबसे बाहर की ओर डर्मेटोजन की लेयर होती है। यह डर्मेटोजन की लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस का निर्माण करती है। बाहरी स्तर होती है और बाहर की ओर एपिडर्मिस पाई जाती है। इस डर्मेटोजन की सेल से ही छोटी छोटी कोशिकाओं युक्त उत्तक का निर्माण होता है, जिसे कैलिप्टोजन कहते हैं। यह कैलिप्टोजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और इसकी विभाजन सक्रियता से ही रूट कैप का निर्माण होता है। दूसरा है पेरिब्लेम। यह जो पेरिब्लेम होती है, इनकी कोशिकाएं डिवाइड होकर के कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, जो कि मल्टी लेयर्ड होता है। तीसरा है प्लीरोम। प्लीरोम के द्वारा स्टील, ग्राउंड टिश्यू के कुछ भाग जैसे पेरिसाइकल, पित्त है, मेडुलरी रेस है, इनका निर्माण प्लीरोम के द्वारा होता है। एक प्रकार से जो प्लीरोम होता है वो वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं और ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करते हैं। इस तरीके से जो हिस्टोजन थ्योरी होती है, उस हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार हिस्टोजन के 3 लेयर होते हैं या उत्तकों के 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर की ओर डर्मेटोजन, जिसके द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण होता है और कैलिप्टोजन का निर्माण होता है। दूसरा है पेरिब्लेम, जिसके द्वारा कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। और तीसरा है प्लीरोम, जिनके द्वारा स्टील और ग्राउंड टिश्यू का निर्माण होता है। तीसरा है कार्पर कापे थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन श्यूप नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार रूट अपेक्स की कोशिकाएं 2 तलों में विभाजित होती है। इनमें पहला डिवीजन जो होता है वो ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ प्रकार का होता है तथा बनने वाली 2 कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका लंबवत अर्थात अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होती है। विभाजन के इस क्रम को टी विभाजन कहते हैं, क्योंकि कोशिका भित्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि वे अंग्रेजी के शब्द टी के समान दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पे ये कोई सेल है, इस सेल में पहला जो डिवीज़न हुआ वो ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ और ये जो 2 बनी हुई सेल है इसमें से एक सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा। तो इस प्रकार से जब हम कोशिका को देखते हैं, सेल वॉल को देखते हैं, तो ये सेल वॉल टी के आकार का दिखाई देता है। इसलिए इस विभाजन के इस क्रम को टी डिवीज़न कहते हैं। तो यहाँ पे जो रूट अपेक्स का रीजन होता है उसमें कुछ भाग में
टी जो है सीधे टी के रूप में दिखाई देता है और कुछ भाग में सेल वॉल जो होती हैं वो उल्टे टी या इन्वर्टेड टी के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे सीधे टी डिवीज़न वाला रीजन होता है, जहाँ पे सीधे टी वाली सेल्स बनती है, सेल वॉल बनती है, वो कापे या कैप कहलाता है। और जहाँ पे उल्टे टी डिवीज़न होते हैं या उल्टा टी बनता है, वो रीजन जो होता है कॉर्पर या बॉडी कहलाता है। इस प्रकार का जो डिवीज़न होता है वो पोएसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में पाया जाता है। इस सिद्धांत की तुलना सूट अपेक्स के ट्यूनिका कार्पस थ्योरी से की जा सकती है। इस प्रकार से यदि हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो रूट अपेक्स होता है, उस रूट अपेक्स में सीधे टी डिवीज़न वाले रीजन को कापे कहा जाता है, जहाँ पे जो सेल वॉल है वो आपको सीधे टी के रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा उल्टे टी डिवीज़न जिसे कॉर्पर कहा जाता है, और यहाँ पे जब आप सेल्स वॉल को देखेंगे तो ये सेल वॉल उल्टे टी के आकार के दिखाई देते हैं। अगला है क्विसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट। यह परिकल्पना क्लोविस ने दिया है। इन्होंने मक्का के जो रूट अपेक्स हैं उनका स्टडी किया और बताया कि इसके रूट कैप एवं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के मध्य कोशिकाओं का एक प्याले नुमा या कप शेप्ड एरिया होता है, जिसकी कोशिकाएं प्रायः डिवीज़न नहीं करती है। और डिवीज़न नहीं करती हैं मतलब ये इनएक्टिव स्टेट में पड़ी रहती हैं। क्लोवेस ने इस क्षेत्र के लिए क्विसेंट सेंटर नाम प्रस्तावित किया। इस कप शेप्ड भाग की पेरीफेरल सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती हैं। क्लोवेस ने इन्हें प्रोमेरिस्टेम का संगठक अवयव माना है। क्विसेंट सेंटर की कोशिकाओं में आरएनए, डीएनए एवं प्रोटीन की सांद्रता कम होती है। इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या भी कम होती है तथा न्यूक्लियस एवं न्यूक्लियोलस आकार में छोटे दिखाई देते हैं। इनकी कोशिकाएं विकिरणों के प्रति कम संवेदी होती हैं। इस भाग में डीएनए निर्माण की दर भी अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा धीमी होती है। इस प्रकार से यह जो भाग होता है वह शांत क्षेत्र या क्विसेंट सेंटर कहलाता है। क्लोविस के अनुसार इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जब विशिष्ट अवस्था जैसे कि जब सेकेंडरी रूट्स का निर्माण होता है या जड़ें किन्हीं कारण से नष्ट हो जाती हैं, तब वो जब डिवीज़न करती है तो यह डिवीज़न मेन जो क्विसेंट सेंटर की सेल्स होती हैं वो सेल्स करती हैं और सेकेंडरी रूट्स या नई जड़ों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार क्विसेंट सेंटर की कोशिकाएं अन्य मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तुलना में रेडिएशन के विरुद्ध रेजिस्टेंस प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि जैसे एक्सरे वगैरह के द्वारा यदि इनको उपचारित किया जाता है तब जो रूट अपेक्स के नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवीज़न करना बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्विसेंट सेंटर की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक्टिव होकर विभाजित होने लगती हैं। इनकी कोशिकाएं अपने चारों तरफ स्थित जो पेरीफेरल सेल्स होती हैं उनमें डिवीज़न के चलते रहने से स्वयं को इनएक्टिव स्टेज में रखती हैं, लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं और डिवाइड होती हैं। इस प्रकार रूट अपेक्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी के फलस्वरूप ही जड़ों की वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पे जो क्विसेंट सेंटर का डायग्राम आप देख रहे होंगे क्विसेंट सेंटर की थ्योरी से रिलेटेड है। यहाँ पे ये बीच में क्विसेंट सेंटर है जहाँ पर कोशिकाएं कप शेप्ड होती हैं और यह क्षेत्र शांत क्षेत्र कहलाता है। और फेवरेबल कंडीशन जब तक होती है तब तक क्विसेंट सेंटर की कोशिकाएं डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे ही विपरीत स्थिति आती है क्विसेंट सेंटर की कोशिकाएं डिवाइड होकर के सेकेंडरी रूट्स या लेटरल रूट्स का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से यह रूट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित 4 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला अपाइकल सेल थ्योरी, दूसरा हिस्टोजन थ्योरी, तीसरा कॉर्पर कॉपी थ्योरी और चौथा क्विसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट। आशा करती हूँ कि आपको रूट अपाइकल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कॉन्सेप्ट या सिद्धांत समझ में आया होगा। धन्यवाद।